नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिकेश कुमार गोंड है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरे कोर्स जिसका टाइटल है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड ब्रिटिश राज। इसके हम 5वें मॉड्यूल के चौथे व्याख्यान में हैं। इस मॉड्यूल के अंतर्गत जो है पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बात की। इस मॉड्यूल का जो टाइटल है वो टाइटल है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन व्यूज एंड डिबेट्स ऑफ नेशनलिस्ट थिंकर्स, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ड्रीन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो इस पूरे मॉड्यूल के अंतर्गत हम देख रहे थे कि कैसे जो अंग्रेजी नीतियां रही उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया और इसके अंतर्गत जो राष्ट्रवादी विचारक हैं, जो राष्ट्रवादी चिंतक हैं, वो कैसे इस देखते हैं और क्या उनके मत और इसके साथ ही विमर्श हमें दिखाई पड़ते हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के दोहन की, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थियरी है वो ब्रिटिश साम्राज्य के वास्तविक चरित्र का उजागर करती है, जिसका प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो उनकी पुस्तक है उसमें किया गया। तो इसके साथ ही हम उन कारकों को भी जानने की कोशिश किए जिनकी वजह से परंपरागत जो भारतीय जो कृषि और कृषि संबंधित उद्योग थे उनका कैसे पतन हुआ और भारत में जो अंग्रेजी आर्थिक नीतियां रही उन्होंने क्या नए बदलाव किए और किन नई चीजों को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। और उनमें से एक जो एस्पेक्ट है वो है भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण या कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसके लिए हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इस पे तीन प्रमुख पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। एक तो कमर्शलाइजेशन या व्यवसायीकरण जो है वो क्या है और किस तरीके से भारतीय कृषि का अंग बना और कैसे अंग्रेजी नीतियां उसके लिए जिम्मेदार रहीं। इसके पूर्व हम लोगों ने कृषि के अलग अलग एस्पेक्ट की बात की, खासतौर से राजस्व के संदर्भ में और भूमि व्यवस्थाओं के संदर्भ में। भारत में जब अलग अलग किस्म की भूमि व्यवस्थाएं लागू की गई तो अंग्रेजी राजस्व व्यवस्था और अंग्रेजी शासन की आय को एक निश्चित और सतत बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई, न कि भारत में कृषि सुधार के अंतर्गत। उसी तरह से जो कमर्शलाइजेशन है और व्यवसायीकरण है वो भी अंग्रेजी नीतियों का ही परिणाम थी, जिसने भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण किया और कृषि को अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख निर्वाह स्रोत के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो एक तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कौन से ऐसे कारक थे जिन कारकों ने भारत में व्यवसायीकरण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अंग्रेजी नीतियों का ही परिणाम का हिस्सा था। तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ कौन सी ऐसी फसलें हमें दिखाई पड़ती हैं जिनका मुख्य तौर पे उत्पादन बाजार की मांग और साथ ही साथ जो है अधिशेष के रूप में किया जा रहा था और कैसे वो अंग्रेजी आर्थिक व्यवस्थाओं का एक प्रमुख निर्यातक बनती हैं। फिर उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसका प्रभाव पड़ता है, कि उसका जो प्रभाव है वो भारतीय कृषि और भारत में किस रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग इस व्याख्यान के अंतर्गत बात करेंगे। और फिर इसके बाद हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में कृषि का जो व्यवसायीकरण है वो किस तरीके से अंग्रेजी शासन की नीतियों के प्रतिफल और उसकी सेवा के रूप में उभर के सामने आता है। जैसा कि मैं अपने पूर्व के व्याख्यान में उल्लेख कर चुका था कि चूंकि भारत एक संसाधन संपन्न देश था और यही कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी के मध्य तक अगर हम देखें तो विश्व अर्थव्यवस्था में 23% का योगदान कर रही थी। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो भारतीय जो उत्पाद थे उनकी मांग पूरे विश्व में दिखाई पड़ती है। विशेष तौर से जो कृषि उत्पाद थे उन उत्पादों की भी मांग जो है वो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय उन सभी जगहों की मांग आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो कभी भी इस तरह से व्यवसायीकृत नहीं थी जैसा अंग्रेजी शासन काल में हमें दिखाई पड़ता है। तो अगर हम इसको देखने या समझने की कोशिश करें अपने इस आरंभिक बिंदु में, तो हम देखेंगे कि जो भारत में अंग्रेजी काल है उस अंग्रेजी काल का मुख्य तौर पे जो प्रभाव है वो हमें ये दिखाई पड़ता है कि कैसे उसने अपने यहाँ एक व्यापक चेंज या परिवर्तन की शुरुआत की, जिसका प्रभाव मुख्य तौर पे हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों ही संरचनाओं में दिखाई पड़ता है।
चाहे वो कंपनी की शासन व्यवस्था में और नए कानूनों का निर्माण हो, या सामाजिक तौर पे भारत में जो परंपरागत सामाजिक संरचनाएं थी उनका टूटना हो, और उनकी जगह भारत में जिस तरीके से निर्धनता और अकाल की स्थिति आई, इन तमाम परिस्थितियों को भी अंग्रेजी शासन नीतियों ने प्रभावित किया, या अंग्रेजी काल में ये चीजें बदल के सामने हमें दिखाई पड़ती है। और उसी तरह से कृषि के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में भी एक व्यापक परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है, जो अंग्रेजी शासन काल का ही प्रभाव है। और ये एक बहुत ही आधारभूत संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में उभर के आता है, जबकि कृषि का व्यवसायीकरण होता है और उनसे संबंधित जो उद्यम है उनका विकास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हम देखने की कोशिश करें, अंग्रेजी साम्राज्य से स्थापना से पूर्व जो भारत की स्थिति है, उस स्थिति में अगर हम देखने की कोशिश करें तो भारत में जो खेती का मुख्य उत्पादन था वो मुख्य उत्पादन अनाजों और अनाजों से संबंधित और दूसरी कुछ व्यावसायिक फसलों तक सीमित था, न कि बड़े पैमाने पे अनाजों की जगह बड़े पैमाने पे व्यावसायिक फसलों का उगाना, जैसा कि ब्रिटिश भारत में हमें दिखाई देगा। और वो अनाज स्थानीय अगर हम देखें आबादी के उपभोग के लिए और साथ ही साथ स्थानीय बाजारों के उपभोग के लिए ही उगाए जाते थे, जो भारतीय कृषि का एक प्रमुख अंग के तौर पे दिखाई पड़ते हैं, न कि वो और दूसरे किस्म के व्यवस्थाओं के लिए, जैसा कि अंग्रेजी शासन काल के बाद हमें दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी शासन काल की स्थापना के साथ ही भारत में जो कृषि है उस पर भी साफ तौर पे प्रभाव पड़ता है, और भारतीय कृषि में ये बदलाव हमें दिखाई देता है। और भारतीय कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के जो एक तरीके का परिणाम है, उस परिणाम का हिस्सा बनता है। मुख्य तौर पे अगर हम देखने या समझने की कोशिश करें तो अंग्रेजी आर्थिक नीतियों और उसकी रुचि के अनुसार भारत में या उनके लाभ के हिसाब से भारतीय कृषि का विकास होता है या उसमें बदलाव होता है, न कि भारतीय कृषि की जरूरतों के हिसाब से। यही कारण था कि वो तमाम किस्म के बदलाव ने भारत में सामाजिक और कृषिगत बदलावों को एक तरीके से शुरू करने में अपनी भूमिका निभाई। तो वास्तव में कमर्शलाइजेशन अगर हम देखें, कृषि का जो व्यवसायीकरण है या कृषि में व्यवसायीकरण है, वो एक तरीके के विशेष जो है अगर हम कहें शब्द को परिभाषित करता है या विशेष परिवर्तन को परिभाषित करता है, जिसमें मुख्य तौर पे परंपरागत कृषि व्यवस्था में जो फसलों का उत्पादन है उसकी जगह अगर हम देखें तो बाजार आधारित जो फसलों का उत्पादन और इसके साथ ही उन फसलों से कमाए जाने वाले लाभ और औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के आधार पे कृषिगत उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इसी को अगर हम देखें मुख्य तौर पे तो जो शब्द दिया जाता है वो कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि का व्यवसायीकरण, फिर से मैं बोल दूं, कृषि का व्यवसायीकरण एक उस प्रक्रिया की ओर अपना ध्यान आकर्षित कराता है जिसमें परंपरागत कृषि व्यवस्था में जो फसलीय उत्पादन है उसकी जगह बाजार आधारित फसलीय उत्पादन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, और इस तरह से वो लाभ और हानि के हिसाब से काम करना शुरू करती है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जो किसान है वो मुख्य तौर पे उस तरह की फसलों को उगाने पे विशेष ध्यान केंद्रित करता है जो फसलें उद्योगों या बाजारों, चाहे वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं, उनकी मांगों की पूर्ति करती हो। अगर हम देखें ऐसी कौन सी फसलें हैं तो उसमें जूट हो गया, उसमें जो है अगर हम देखें तो कपास हो गया, उसमें चाय हो गया, नील हो गया, अफीम हो गया। ये वो फसलें हैं जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय किसानों के द्वारा उगाई जानी शुरू की गई, जो इससे पहले इस तरीके से बड़े पैमाने पर न तो उगाई जाती थी और ना ही भारतीय किसानों को इसके लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन अंग्रेजी आर्थिक नीतियों के द्वारा हम देखेंगे कि ये परिवर्तन स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो व्यवसायीकरण है, इस व्यवसायीकरण का जो एक पूरा प्रभाव है वो हमें अंग्रेजी अर्थव्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से होता हुआ दिखाई देगा, और या उसकी ही जरूरतों के हिसाब से इस व्यवस्था का निर्माण किया गया कि भारतीय कृषि है वो कृषि उस तरह की फसलों या भारतीय किसान उन फसलों को उगाएं जिसकी जरूरत अंग्रेजी आर्थिक प्रशासकों या अंग्रेजी आर्थिक जो व्यवस्थाएं थीं या उद्यम थे उन उद्यमों के लिए काम करने वाले थे। तो कौन से ऐसे तत्व थे जिन तत्वों ने भारत में कृषि के व्यवसायीकरण को प्रभावित किया?
इसके ऊपर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हमें वो तत्व दिखाई देंगे। मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण का जो एक अगर हम परिवर्तन देखें, आधारभूत परिवर्तन, वो अंग्रेजी काल में दिखाई पड़ता है और मुख्य तौर पे राजनीतिक आर्थिक हितों के परिणाम स्वरूप ही ये उभर के सामने आता है, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा के लिए इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण किया जिससे भारतीय कृषि को व्यवसायीकरण की ओर मोड़ दिया गया। तो इन परिस्थितियों के आधार पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो उसमें पहला जो मुख्य कारक दिखाई देगा वो हमें दिखाई देता है अंग्रेजी आर्थिक नीतियां। भारत में अंग्रेजी आर्थिक नीतियों का निर्माण या उनका एक तरीके से विकास इस तरीके से किया गया जिससे कि वो अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था है उसके आर्थिक हितों की पूर्ति कर सके और मुख्य तौर पे भारतीय जो आर्थिक संसाधन है वो अंग्रेजी पूंजीपति हितों या पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करें। और इसके लिए अगर हम देखें तो जो परंपरागत जो कृषिगत उत्पादन था उसमें व्यापक परिवर्तन इस समय हमें दिखाई दिया या दिखाई पड़ता है और उसकी जगह अंग्रेजी हितों से संबंधित इस तरह के बड़े पैमाने पे उत्पादन आर्थिक फसलों का, वो व्यावसायिक फसलों का वो शुरू होता है, जो कि अंग्रेजी आर्थिक नीतियों का ही परिणाम हमें दिखाई पड़ता है, जिसका पूर्व में मैं उल्लेख कर रहा था। ऐसी फसलें जो अंग्रेजी साम्राज्य के को लाभ पहुंचाएं अधिकतम मात्रा में। और उसकी शुरुआत कैसे होती है? भारतीय भू व्यवस्था में बदलाव से। भारतीय जो भू व्यवस्था है उसमें व्यापक तौर पे बदलाव हमें दिखाई पड़ता है। जैसे अगर हम देखें तो उस भू व्यवस्थाओं में अलग अलग जो भूमि व्यवस्था की गई, उस भूमि व्यवस्था ने भारतीय कृषि के परंपरागत ढांचे में पूर्णतः परिवर्तन कर दिया और उसकी वजह से जो भारतीय भू व्यवस्थाएं थी वो किसानों के हाथ की जगह समुदायों के आधिपत्य से हटके वो कृषिगत जो खेती करने वाले किसान थे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति या जमींदारों की संपत्ति के तौर पे हो गई और जो भूमि है वो एक बाजारू वस्तु बन गई और भूमि उत्पाद भी बाजारू वस्तु के लिए उत्पादन शुरू हो गया। और यही कारण था कि जो अलग अलग भूमि व्यवस्थाएं थी उसका जन्म हमें इसी रूप में दिखाई देता है। चाहे वो बंगाल में 1793 में शुरू की गई पर जो है अस्थायी भूमि बंदोबस्त या रैयतवारी व्यवस्था, बहालवारी व्यवस्था, उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों जैसे मद्रास, बॉम्बे या पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत या पश्चिमी भारत, उन सभी जगहों पे इस तरह की नीतियों पे फोकस किया जिसकी वजह से अधिकतम मालगुजारियां प्राप्त हो सके। और उन मालगुजारियों को प्राप्त करने का जो तरीका था सरकार का वो बहुत ही सख्त हुआ करता था और किसानों को ये मजबूर किया गया कि वो अधिकतम मालगुजारी जो है सरकार को दें। और विशेष तौर से अगर हम देखें तो नगदी का जो प्रचलन है वो बढ़ गया क्योंकि नगदी दिए जाने की जो प्रथा है उसको और ज्यादा बढ़ाए जाने की शुरुआत की गई औपनिवेशिक भारत में। और यही कारण था कि जब नगदी की बात हुई तो नगदी फसलों का उत्पादन शुरू हुआ और नगदी फसलों से जिससे किसान आसानी से अपनी फसलों को बेच के बाजार के हिसाब से नगदी प्राप्त करें और उसके साथ ही साथ वो अंग्रेजी साम्राज्य को नगदी दे पाए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कृषि में व्यवसायीकरण की जो शुरुआत है वो वहां से हमें दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो औपनिवेशिक भारत में कृषि और यातायात व्यवस्था का जो विकास किया गया, संचार और यातायात व्यवस्था का, उसने कृषि पे बड़े पैमाने पे प्रभाव डाला। मुख्य तौर पे अगर हम देखें रेलवे, सड़कों और इसके अलावा बंदरगाहों का निर्माण, जो सीधे सीधे अगर हम देखें तो जो कृषिगत क्षेत्र थे उन क्षेत्रों से लेके जो जो बंदरगाह क्षेत्र थे वहां तक इन यातायात साधनों का विकास किया गया जिससे कि आसानी से इस तरह के क्षेत्रों से एक दूसरे को जोड़ा जा सके और जो परिवहन का साधन है उन परिवहन के साधनों का प्रयोग इस रूप में किया जाए जिससे कि फसलों को एक से दूसरे जगह या उत्पादित नगदी व्यवस्था को एक से दूसरे जगह, नगदी फसलों को एक से दूसरे जगह ले जाया जा सके जिससे कि किसानों को लाभ हो। इसके साथ ही अगर हम देखें इसने जो एक व्यापक परिवर्तन ले आया 19वीं शताब्दी के मध्य में, जिस तरीके से रेलवे का विकास होता है, आगे हम लोग रेलवे के ऊपर बात करेंगे कि क्यों रेलवे आई, कैसे आई और क्या उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसको लाने का मुख्य कारण यही था कि वो आर्थिक तौर पे अंग्रेजी साम्राज्य की जो है सेवा कर सके और उनके लाभ पहुंचा सके। तो रेलवे के विकास ने बड़े पैमाने पे अगर हम देखें तो एक जो जुड़ाव किया भारत के दूर दराज के क्षेत्रों से मुख्य शहरों और बंदरगाहों तक, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल राष्ट्रीय स्तर बल्कि अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने
की बात कही, और इस तरह से जो आंतरिक क्षेत्र थे वो बड़े बड़े शहरों या बंदरगाहों से जुड़ गए, जिनमें बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास इसके प्रमुख उदाहरण थे। इसके अलावा रेलवे के आने से सस्ती, सुलभ और तेज यातायात का विकास हो गया, जिसकी वजह से किसान एक तरीके से उन फसलों को भी उगाने के लिए प्रेरित हुआ जो फसलें उनको बाजार में बेच के नकदी दे सकती थी। इसके साथ ही इसके पहले इस तरह की चीजें हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन बड़े पैमाने पे रेलवे के विकास ने जो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ दिया, और वह कारण था कि वो जो वैश्विक बाजार है उन बाजारों से भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था वो जुड़ती चली गई। इसका परिणाम ये हुआ कि बेहतर, जैसा कि मैं बता रहा था, बेहतर जो यातायात या परिवहन के साधन थे, उन परिवहन के साधनों से आसानी से ऐसी फसलों को एक से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता था जो नकदी फसलें होती थी, जैसे जूट का, अनाज का, कपास का, या अगर हम बात करें और दूसरे किस्म की फसलें जो अंग्रेजी उद्योगों के लिए जरूरी थी और जिनकी वजह से उन अधिकतम लाभ कमा रहा था उस समय अंग्रेजी शासन, और यही कारण था कि उनको बंदरगाहों तक जो पहुंच थी वो इस तरह के यातायात के साधनों के विकास से हमें दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारतीय रेलवे के आ जाने से भारतीय रेलवे ने जो भारतीय कृषि है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल फायदा पहुंचाया, बल्कि उसको उसका जो है एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीयकरण किया, और इससे जो भारतीय किसान है वो आसानी से अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक बाजार की मांग और उन मांग के संदर्भ में उत्पादन और उनसे जुड़े हुए लाभों, या अगर हम कहें उन प्रभावों या उनसे जुड़े हुई गतिविधियों से वो जुड़ पाया, जो एक बहुत बड़ा बदलाव हमें दिखाई देता है। जैसा कि मैं पूर्व में उल्लेख कर रहा था कि इसकी वजह से भारत के जो प्रमुख बंदरगाह थे, जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और कराची, जो मुख्य तौर पे भारतीय वस्तुओं का निर्यात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, वहाँ इस तरह से रेलवे के आ जाने से बड़े पैमाने पे जो भारतीय जो नगदी फसलें थे उनका निर्यात उन बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय जो किसानों के उत्पाद थे वो हो रहे थे। मुख्य तौर पे इस तरह के जो नगदी फसलें थी जिन्होंने भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण किया, तो इस तरह से भारतीय कृषि व्यवसायीकरण की प्रक्रिया से उभरती चली गई, और भारतीय जो बंदरगाह थे वो मुख्य तौर पे अंग्रेजी जो कच्चे माल हैं उन कच्चे माल के निर्यातक के तौर पे देखे गए, और अंग्रेजी वस्तुओं का जो उपभोग है वो भारतीय बाजार में बढ़ गया। तो रेलवे के आने से न केवल भारतीय कच्चे माल का निर्यात सुगम हुआ, बल्कि दूसरी तरफ भारतीय कृषि में बड़े पैमाने पे नकदी फसलों को उगाने पे जोर दी जाने लगी, और उन नकदी फसलों को कृषिगत क्षेत्रों से बंदरगाहों तक पहुंचाना सुलभ हो गया, और उसकी वजह से भारतीय कृषि अंग्रेजी उत्पादों और उनकी मांग को पूर्ति का एक साधन बन गई, और अंग्रेजी वस्तुओं के लिए जो तैयार जो सामान थे वो सामान भारतीय बाजार में न केवल दूर दराज तक पहुंचा दिए गए, बल्कि भारतीय बाजार रेलवे के माध्यम से खुल गया। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है जिसने इस पे असर डाला। दूसरा ये है कि जो संचार व्यवस्था है उस संचार व्यवस्था का जब बड़े पैमाने में हमें दिखाई देता है कि जब एक परिवर्तन के तौर पे उसको ले आया जाता है तो उसका भी प्रभाव दिखाई देता है, चाहे टेलीग्राफ हो या पोस्टल सर्विसेज। इसके माध्यम से न केवल प्रशासकीय स्तर पे इसका प्रभाव दिखता है, बल्कि शासन द्वारा बड़े पैमाने पे व्यापारियों को भी इसका फायदा मिला। मुख्य तौर पे उस तरह के एजेंट्स जो इन कार्यों में लगे थे उनको आसानी हो गई एक दूसरे से न केवल बातचीत करने का, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो परिस्थितियां चल रही थी उन परिस्थितियों को जानने के लिए टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज का उपयोग किया जा रहा था, जिसकी वजह से मूल्य, मांग और साथ ही साथ जो और दूसरे किस्म का निर्यात है उन निर्यातों के विषय में भी जानकारी और यातायात के साधनों के आने से ये चीजें बढ़ गई, और संचार के साधनों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो अगर बड़े पैमाने पर देखें तो जो भारतीय जो कृषि है वो केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और उन बाजारों से संबंधित जो सूचनाएं थी उनको प्राप्त करने का साधन इन महत्वपूर्ण संचार सेवाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकी, और इसकी वजह से जो अगर हम कहें आंतरिक जो भारतीय बाजार था वो भारतीय बाजार इन चीजों से नियंत्रित होना शुरू हुआ, चाहे वो व्यापार की नीतियां हो या अगर हम बात करें
जो मूल्य से संबंधित जो व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं औपनिवेशिक भारत में साफ तौर पे दिखाई देती है। दूसरा यह है कि सरकार के द्वारा इस तरह की फसलों को उगाने के लिए बड़े पैमाने पे किसानों को प्रोत्साहन देना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण का। मुख्य तौर पे अंग्रेजी जो नीतियां रहीं, उन नीतियों ने इस चीज को बड़े पैमाने पे प्रभावित किया और इस तरह की चीजों को उगाने के लिए जोर दिया, जो चीजें भारत में जो नगदी फसलें थी उनको उगाने के लिए काम कर रही थी। जैसे अलग अलग व्यवस्थाओं का जन्म लेना, जैसे उदाहरण के लिए तीन कठिया व्यवस्था नील के लिए अपनाई गई। उसी तरह से एडवांस व्यवस्था जो है अगर हम देखें चाय या अफीम के लिए अपनाई गई, और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पे भारतीय जो किसान थे उनके साथ सौदे किए गए और किसानों को, चूंकि मैंने कहा रेवेन्यू नगद लिया जाता था, इस तरह से नकदी फसलों और नकदी के लिए मजबूर किया गया कि बड़े पैमाने पे जो स्थानीय फसल थी जिनमें अनाजों का उगाया जाना स्थानीय बाजारों के लिए, उसकी जगह वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पे ऐसी फसलों को उगाए। तो अगर हम देखें तो स्थानीय स्तर पे इन चीज़ों को बड़े पैमाने पे न केवल प्रोत्साहित किया गया बल्कि उगाने के लिए भी उनमें किसानों को मजबूरी के साथ साथ उनको प्रोत्साहन दोनों ही तरीके से दिया गया। तो अगर हम देखें ऐसे कौन कौन सी फसलें थी, तो उनमें सबसे प्रमुख फसल थी कपड़ों की रंगाई में काम आने वाला जो नील का उत्पादन था। ये गंगा के जो उत्तरी मैदान हैं बड़े पैमाने पे इन क्षेत्रों में उगाया जा रहा था। चूंकि अगर हम देखें जिस तरीके से यूरोप और इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसमें जो सूती वस्त्र उद्योग थे बड़े पैमाने पे उनका विकास हुआ, और उनके लिए जब तक कि कोई सिंथेटिक कलर नहीं था तब तक वो प्राकृतिक रंगों पे ही निर्भर थे, और उसके लिए जो खेती थी वो बंगाल और बिहार के किसानों के द्वारा न केवल कराई गई बल्कि उन किसानों से इस तरह की फसलों के उत्पादन के लिए उन्हें मजबूर भी किया गया। इसके साथ ही किसान बड़े पैमाने पे इसको उगाना शुरू करते हैं, जिससे कि अगर हम देखें तो उनकी जो स्थिति है वो दिन पे दिन खराब होती चली गई और वो शोषण का शिकार हुए। यही कारण है कि आने वाले समय में नील के किसानों द्वारा विद्रोह हमें दिखाई पड़ता है 1859, जो 1918 तक महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह तक चलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक प्रमुख फसल के तौर पे एक और फसल थी जिसका नाम है कपास, जो बड़े पैमाने पे अंग्रेजी उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए उगाई जा रही थी, जो मुख्य तौर पे अंग्रेजी जो सूती वस्त्र उद्योग थे उन उद्योगों के लिए। पहले ये कपास अमेरिका से आती थी, लेकिन अमेरिका में जिस तरीके से वहाँ गृह युद्ध हुआ उसकी वजह से कपास का उत्पादन रुक गया, और ऐसी परिस्थिति में कपास भारत की तरफ कपास की आपूर्ति के लिए जो अंग्रेजी उद्योग थे वो निर्भर हो गए। तो भारतीय किसानों ने बड़े पैमाने पे न केवल कपास का उत्पादन किया बल्कि अंग्रेजी शासकों द्वारा इसके लिए नीतियां बना के ऐसी नकदी फसलों के उत्पादन को शुरू कराया गया, जिसमें प्रमुख तौर पे अगर हम देखें तो जो महाराष्ट्र का और गुजरात का जो हिस्सा है, पंजाब का जो हिस्सा है, और दूसरे जो भारत के प्रमुख हिस्से हैं उन हिस्सों में जो कपास थी उसका उत्पादन हमें साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। और यह एक बहुत प्रमुख कारण बनता है भारत में अनाजों की कमी का, क्योंकि नकदी फसलों पे उगाने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, जिसकी वजह से भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होता है। दूसरी प्रमुख फसल थी अफीम, और अफीम के व्यापार पे अंग्रेजों का एकाधिकार था, और ऐसी परिस्थिति में अफीम को भारत से चीन की बाजारों में भेजा जाता था, और मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन किया जा रहा था, जो प्रमुख एक फसल में से हमें दिखाई पड़ता है। और इसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगहों पे अफीम फैक्ट्रियां बनाई गई, नियम बनाए गए, और चीन के साथ इसके व्यापार को शुरू किया गया, और आगे चल के इससे चीन के साथ युद्ध भी होता है अफीम को लेके। दो युद्ध होते हैं जिनका आगे हम देखेंगे। कमर्शियल जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपोर्ट को देखने की कोशिश करेंगे आने वाले मॉड्यूल्स में, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो किसानों को या और दूसरों जो भारतीय समाज है उस पर इस तरह के उत्पादन का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके पास अनाज की कमी होनी शुरू हो गई थी। उसी तरह से जूट का उत्पादन बड़े पैमाने पे किया जा रहा था, मुख्य तौर पे चूंकि ये एक औद्योगिक फसल के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अलग अलग किस्म के जो उत्पाद है उनको एक तरीके से उनके लिए रैप करने के लिए या
उनको अगर हम देखें तो फोल्ड करने के लिए बैग के रूप में, झोले के रूप में, बोरे के रूप में उनको, ताकि पैकिंग किया जा सके। तो पैकिंग के लिए भी जूट का बड़े पैमाने पर उत्पादन गंगा के डेल्टा और गंगा जमुना के क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, जिनमें बंगाल और उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य हैं बिहार के साथ। और इसका भारी मात्रा में जो फायदा है वो अंग्रेजी जो मालिक हैं वो उठा रहे हैं, और इसकी वजह से जो भारतीय किसान है दिन पे दिन उनके शोषण का जो तरीका है वो बढ़ता चला गया। तो दूसरी तरफ भारतीय खेती को एक तरीके से व्यापारीकरण करने के लिए मजबूर किया गया, और वही कारण था कि जो चाय है, चाय की मांग भी इंग्लैंड और यूरोप दोनों ही जगह थी, और बड़े पैमाने पर भारत में चाय की खेती आसाम, दार्जिलिंग और नीलगिरी पहाड़ियों में किया गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत में इन फसलों को ला के न केवल भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, बल्कि नकदी फसलों के उत्पादन की ओर किसानों को ढकेल दिया गया, जिसकी वजह से भारत में खाद्यान्नों की कमी पड़ी, या खाद्यान्न संकट से भारत में अकालों का एक कारण ये नकदी फसलों का होना मारा गया। इसके साथ इसके परिणाम हमें क्या दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो भारतीय विचारक हैं जिनमें दादा भाई नौरोजी, उन्होंने बताया कि इनके माध्यम से कैसे जो अंग्रेजी शासन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन कर रहा है, और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वहां से बड़े पैमाने पे जो धन है उसका निष्कासन कर रहा है। और इन्हीं निष्कासन के सिद्धांतों को समझाने के लिए उन्होंने अपनी थियरी ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया, जिसमें अंग्रेजी प्रशासकों द्वारा बड़े पैमाने पे पूंजी निवेश करने के साथ ही भारी संख्या में भारतीय धन को भारत से बाहर इंग्लैंड और इंग्लैंड के लोगों और पूंजीपतियों के फायदे के लिए काम किया जा रहा था, जिससे कि लाभ वो लोग उठा रहे थे, न कि भारतीय। इसके अलावा भारतीय कृषि जो आधारभूत संरचना है उसमें व्यापक परिवर्तन आया, और भारतीय कृषि संरचना में ये परिवर्तन का ही परिणाम था कि अनाजों की जगह नकदी फसलों पे किसानों को ढकेल दिया गया उगाने के लिए, और इसकी वजह से अनाज की कमी हमें साफ दिखाई देती है। कृषि का हालांकि किसी भी तरह का कोई आधुनिकीकरण नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजी नीतियों अपने फायदे के लिए उन्होंने इस्तेमाल की। उन्होंने जो है सिंचाई व्यवस्था में व्यापक निवेश नहीं किया, और ना ही भारतीय कृषि को सुधारने के प्रयास किए गए, बल्कि भारतीय कृषि से अधिकतम लाभ ही लेने की कोशिश की गई। यही कारण है कि जो भारतीय कृषि थी वो पिछड़ती चली गई, और भारतीय कृषि पर निर्भर भारतीय किसान और भारतीय समाज वो दोनों ही भूखों मरने के लिए मजबूर हुए। यही कारण था कि भारत में जो एक अनाज संकट है वो साफ तौर पे हमें दिखाई पड़ता है, मुख्य तौर पे क्योंकि अनाजों का उत्पादन कम हुआ और दूसरी जगह नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा, और किसानों का शोषण इससे जुड़ा हुआ है कि किसानों को मजबूर किया गया, चूंकि अगर वो ये नहीं उगाते तो उनकी जमीनें छीन ली जाती, उनसे अधिकतम राजस्व वसूला गया, और साथ ही उनकी कृषि संबंधित जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई, चाहे वो भूमि बंदोबस्त की रही हो या ऐसी व्यवस्थाएं जो नकदी फसलों को उगाने के लिए किसानों के साथ समझौते या कॉन्ट्रैक्ट की रही हो, सभी किसानों को शोषण का माध्यम बनी। तो ये अगर हम देखें मुख्य तौर पे निष्कर्ष के तौर पे, तो हम ये पाते हैं कि भारतीय जो कृषि है उसका जो व्यवसायीकरण है वो अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन के दौरान हमें एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में दिखाई देता है, जिसने भारतीय जो कृषि है उस कृषि को एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ तो जोड़ा, लेकिन इसके साथ ही साथ उसने भारतीय किसानों और कृषि के शोषण को बढ़ाया। एक तरफ जहां भारत में जो नकदी फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ा, तो दूसरे तरफ अगर हम देखें तो भारत में जो है जो खाद्यान्न संकट है वो बढ़ता है, और इसके साथ ही साथ ये भी हमें दिखाई पड़ता है कि ये मुख्य तौर पे जो व्यवसायीकरण था भारतीय कृषि का वो भारतीय किसानों के लिए फलदायी साबित नहीं हुआ, और ना ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि किसानों के विद्रोह होते रहे, किसान शोषण का शिकार रहे, भारत में बड़े बड़े अकाल पड़ते रहे। लेकिन दूसरे तरफ अगर हम देखें तो इसका बड़ा फायदा अंग्रेजी जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो उद्योग हैं, और जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हैं, उन आर्थिक नीतियों ने अंग्रेजी शासन को ही लाभ पहुंचाया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये भारतीय साम्राज्य की सेवा के लिए था, अंग्रेजी शासन की, न कि भारतीय कृषि विकास के लिए। तो आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि कैसे जो भारतीय कृषि है उसका व्यवसायीकरण हुआ, और भारतीय कृषि के आधारभूत संरचना में जो बदलाव आया वो औपनिवेशिक शासन की देन थी, और उसका प्रभाव कैसे हमें किसानों और भारतीय कृषि और इसके साथ ही और दूसरे जो आयाम है उन आयामों पे पड़ता हुआ दिखाई देता है। अगले व्याख्यान में हम लोग इसके आगे के ऊपर चर्चा करेंगे, जब राष्ट्रवादी बताते हैं कि कैसे
भारत से धन का निष्कासन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।